नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉमिनी के बारे में, नॉमिनेशन के बारे में, और जानेंगे कि एक आम इंसान नॉमिनी या नॉमिनेशन के बारे में क्या समझता है, उसका क्या मतलब निकालता है, जबकि कानून की नज़र में यानी कि एक्चुअली में नॉमिनी का क्या मतलब है, नॉमिनी के क्या राइट्स हैं, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, यानी कि पूरा नॉमिनी का कंसेप्ट कानून की नजर में क्या है, ये भी जानेंगे। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को कोई बैंक अकाउंट खुलवाना होता है या डीमैट अकाउंट खोलना होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होती है, कोई एफडी खुलवानी होती है या पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट खुलवाना होता है, तो अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ एक चीज जरूर पूछी जाती है, फॉर्म में भरनी होती है कि आप इसमें अपना नॉमिनी भरिए। और नॉर्मली जो भी व्यक्ति अकाउंट ओपन करवा रहा है, फॉर्म भर रहा है, वो उसमें अपने ही फैमिली मेंबर में से किसी एक का नाम डाल देता है और उसका उस व्यक्ति के साथ क्या रिलेशनशिप है ये भी उस कॉलम में भर दिया जाता है। तो इसके साथ ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दोस्तों, ये बताना जरूरी है कि आज की तारीख में नॉमिनेशन फॉर्म या नॉमिनी का नाम बनना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं भरेंगे तो आगे फर्दर कार्रवाई ही नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, एक आम इंसान को ये नहीं पता होता कि नॉमिनी का क्या रोल है, उसका क्या कंसेप्ट है, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, किस लिए नॉमिनेशन भरवाया जाता है। दोस्तों, नॉमिनी या नॉमिनेशन को लेकर के आम जनता में एक परसेप्शन है कि अकाउंट होल्डर जिसका भी नाम नॉमिनेशन में डालेगा या जिसको भी नॉमिनी बनाएगा, तो जब अकाउंट होल्डर की डेथ होगी, मृत्यु होगी, तो सारा का सारा पैसा नॉमिनी को मिलेगा, यानी कि नॉमिनी उस पैसे को लेने का हकदार होगा। ये एक नॉर्मल परसेप्शन है जो कि सभी लोग सोचते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है। दोस्तों, इसलिए जानते हैं कि अब नॉमिनी का एक्चुअली में क्या मतलब है, उसका क्या कंसेप्ट है। दोस्तों, कानून की नजर में नॉमिनी केवल और केवल एक कस्टोडियन है, एक केयर टेकर है। उससे ज्यादा नॉमिनी का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी राइट्स नहीं है। यानी कि जो भी अकाउंट होल्डर है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जिस किसी का भी नाम नॉमिनेशन में डाला गया है, नॉमिनी बनाया गया है, तो वो नॉमिनी, वो इंसान उस अकाउंट के पैसे लेने के लिए हकदार है। यानी कि वो पैसे केवल रिसीव कर सकता है, लेकिन उस पैसे के राइट यानी कि फुल ओनरशिप उस नॉमिनी की कभी भी नहीं होगी। वो सिर्फ उस पैसे का कस्टोडियन होगा, केयर टेकर होगा। बैंक, इंश्योरेंस या पोस्ट ऑफिस वाले केवल उसी को पैसा देते हैं जिसका नाम नॉमिनेशन में डाला जाता है। अगर बाई चांस नॉमिनेशन में किसी का भी नाम नहीं है, जैसे कि पहले होता था, अब तो हर जगह मैंडेटरी है, अगर नाम नहीं है तो ऐसे में सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है और लीगल हेयर्स को जो भी अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या उनको हैंडओवर की जाती है। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि नॉमिनी हमेशा ही कस्टोडियन का काम करेगा, केयर टेकर का काम करेगा, वो उसका राइटफुल ओनर कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, अब यहीं पर हमारा दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है और नॉमिनी को बैंक या पोस्ट ऑफिस वाले पूरी की पूरी रकम हैंडओवर कर देते हैं, तो इसके बाद वो नॉमिनी इस अमाउंट का क्या करेगा, किसको देगा। दोस्तों, यहाँ पर आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट में डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो किस किस को जाएगी, ये उसमें मेंशन किया गया है। यानी कि जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है और बैंक वाले या पोस्ट ऑफिस वाले या इंश्योरेंस वाले नॉमिनी को पैसे हैंडओवर कर देते हैं, तो उसके बाद नॉमिनी की ये ड्यूटी बनती है कि वो उस पैसे को उस अकाउंट होल्डर के जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनको हैंडओवर करे, क्योंकि एक्चुअली में लीगल हेयर्स ही उस पैसे को, उस रकम को लेने के लिए हकदार होंगे, वो उसके मालिक होंगे, ना कि नॉमिनी जो कि केवल मात्र एक कस्टोडियन है। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 में क्लास 1 हेयर्स को डिफाइन किया गया है। दोस्तों, क्लास 1 हेयर्स में आते हैं बेटा, बेटी, पत्नी और माँ। तो यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ऐसे में उसके उत्तराधिकारी यानी कि लीगल हेयर्स होंगे उसका बेटा या उसकी बेटी, साथ में उसकी पत्नी, और यदि अगर माँ जिंदा है तो उस व्यक्ति की माँ भी लीगल हेयर्स में आएगी, जो कि क्लास 1 लीगल हेयर्स होंगे। तो नॉमिनी का काम ये होगा
कि जो भी पैसा उसने एज नॉमिनी रिसीव किया है उस पैसे को इन सभी लीगल हेड्स को हैंड ओवर करे। दोस्तों इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट है और उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसमें नॉमिनी बना रखा है, नॉमिनेशन में पत्नी का नाम है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि यदि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या उस अकाउंट में जितनी भी रकम है, जितने भी पैसे हैं, वो उसकी पत्नी को मिल जाएंगे क्योंकि उसके पत्नी का नाम नॉमिनी में डाला गया है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वाइफ नॉमिनी तो है लेकिन साथ में वो बाकी लीगल हेयर के साथ वन ऑफ द लीगल हेयर भी है। तो वाइफ की ये ड्यूटी बनेगी कि जब उसको एज ए नॉमिनी पैसे रिसीव हो जाएंगे तो उसे सभी लीगल हेयर्स को, जिसमें वो खुद भी है, उनको ये हैंड ओवर करनी पड़ेगी, यानी कि जितना भी शेयर उसका बनता है वो रख सकती है। उसके बाद जो बाकी लीगल हेयर्स का शेयर है वो उसे बाकी लीगल हेयर्स को हैंड ओवर करना होगा। दोस्तों अब हम इसी को एक रियल केस के हिसाब से समझते हैं जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। दोस्तों इस केस का टाइटल है श्रीमती शर्वती देवी वर्सेस श्रीमती उषा देवी और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि सन 1983 में दी गई थी। दोस्तों इस केस में हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली में उसकी पत्नी थी, उसका माइनर बेटा था और उसके माता पिता थे। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि माइनर बेटे की गार्जियनशिप दादा को दी गई थी, यानी कि हस्बैंड जिसकी डेथ हो गई थी उसके फादर के पास माइनर बेटे की कस्टडी थी। हस्बैंड ने 2 इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी में उसने अपनी वाइफ को नॉमिनी बना रखा था। दोस्तों डेथ के बाद वाइफ ने दोनों पॉलिसीज पर अपना हक जताया और कहा कि क्योंकि हस्बैंड ने वाइफ का नाम एज ए नॉमिनी डाला था तो जो भी इंश्योरेंस की अमाउंट है उसकी वाइफ हकदार होगी, यानी कि राइटफुल ओनर होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दादा और जो दादी यानी कि हस्बैंड की माँ थी उसके द्वारा भी ये क्लेम किया गया, क्योंकि दादा के पास माइनर बेटे की गार्जियनशिप थी तो उसने थ्रू माइनर के एक शेयर की डिमांड करी। साथ ही मदर उसकी भी एक शेयर की डिमांड थी कि इस नॉमिनेशन में तो चाहे पत्नी का नाम है लेकिन क्योंकि वो भी लीगल हेयर्स हैं तो उनका भी शेयर उन्हें दिया जाना चाहिए। दोस्तों जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो सिविल जज के द्वारा पत्नी के हक में फैसला सुनाया गया। कहा गया कि नॉमिनेशन में पत्नी का नाम है, ऐसे में पूरी की पूरी अमाउंट पर पत्नी का अधिकार है। इसके बाद मैटर हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने भी पत्नी की फेवर में डिसीजन दिया कि पत्नी नॉमिनी है और बीइंग नॉमिनी वही पूरी अमाउंट की राइटफुल ओनर है, उसी को ही सारा पैसा मिलना चाहिए और बाकी लीगल हेयर्स का इसमें कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों इसके बाद ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नॉमिनेशन या नॉमिनी केवल उस व्यक्ति को इंडिकेट करता है जो कि पैसे रिसीव करेगा, और पैसे रिसीव करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस अमाउंट को लेने का अधिकारी है या उसका वो राइटफुल ओनर है। दोस्तों इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि राइटफुल ओनर कौन होगा, पैसे को क्लेम कौन कर सकता है, कौन उसका अधिकारी होगा। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्सेशन एक्ट में जो लीगल हेयर्स आते हैं वो उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं, वो उस अमाउंट को लेने के लिए राइटफुल ओनर होंगे। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि इस केस में जो लीगल हेयर्स हैं वो है पत्नी, माइनर बेटा और हस्बैंड की माँ यानी कि माता जी। तो ये तीनों ही इक्वल शेयर के हकदार हैं। ऐसे में सभी को 1/3 शेयर मिलेगा और क्योंकि माइनर बेटे की गार्जियनशिप दादा के पास थी तो उसका शेयर दादा के द्वारा मैनेज किया जाएगा। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नॉमिनी का रोल केवल पैसे रिसीव करने का है, केवल एक कस्टोडियन का है। नॉमिनी कभी भी उस पैसे का राइटफुल ओनर नहीं होगा, वो ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता और राइटफुल ओनरशिप केवल और केवल लीगल हेयर्स ही क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि इस रूल की एक्सेप्शन क्या है। दोस्तों इसकी मात्र 2 ही एक्सेप्शन है, एक है इंश्योरेंस और दूसरी है विल। क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट 2015 में अमेंड किया गया था तो ऐसे में व्यक्ति जिसको भी नॉमिनी बनाएगा जैसे मदर, फादर या वाइफ, तो ऐसे में उसको ही राइटफुल ओनर माना जाएगा। और दूसरी एक्सेप्शन है विल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीते जी अपनी विल बना देता है और उसमें ये लिख देता है कि फलाना फलाना अकाउंट में जो नॉमिनी है
वही उसका राइटफुल ओनर भी होगा। तो ऐसे में विल के हिसाब से जो भी नॉमिनी है उसको ही पूरी अमाउंट जाएगी, फिर चाहे लीगल हेयर्स भी साइड में खड़े हों, क्योंकि अब विल सामने आ गई है और विल के हिसाब से ही प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। जो भी प्रॉपर्टी की डिसबर्समेंट है वो विल के हिसाब से होगी। तो नॉमिनेशन के रिगार्डिंग ये दो एक्सेप्शन है, इंश्योरेंस और विल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि नॉमिनी का क्या कंसेप्ट है एक आम आदमी की नजर में और कानून की नजर में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।